Hello everyone, welcome to my channel named Study Miles with SS. Hope so you all are good and doing well. So as you can see the thumbnail over here, what we are doing today, we are going to do Teaching Aptitude 2020 and 2021 previous year questions. And this is the second part of this unit. Part 1 already upload कर दिया है, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है पार्ट 1, उसमें मैंने 30 क्वेश्चंस कराए हैं and today we are doing more 30 questions, that is from 31 to 60th questions. Okay, so this is part second. Start करते हैं. Okay, question 31, what it says, there are two statements, statement B and statement A and B, and you have to find which one is correct. Either both of them are correct or none of them are correct, or statement A is correct or statement B is correct. Okay, so let's proceed. What does the statement A says? Classroom assessment of learning, particularly beyond the early elementary grades, has been based almost exclusively on paper and pencil tests which indicate rather than measure what children have learned. Statement A क्या कह रहा है कि जो क्लासरूम असेसमेंट होता है उसमें पर्टिकुलरली बियॉन्ड द अर्ली एलिमेंट्री ग्रेड्स. अर्ली एलिमेंट्री ग्रेड्स मतलब जो हमारा जो केजी से लेकर के, जस्ट अ मिनट, केजी से लेकर के जो स्टैंडर्ड 8 तक जो होता है उसको अर्ली एलिमेंट्री स्किल्स या अर्ली एलिमेंट्री ग्रेड्स कहते हैं. हैज़ बीन बेस्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन पेपर एंड पेंसिल टेस्ट. तो ये जो एज क्राइटेरिया है, जो केजी स्टैंडर्ड से लेकर के स्टैंडर्ड 8 तक के बच्चे होते हैं, इनको क्या किया जाता है, टेस्ट जो लिया जाता है वो ऑब्वियस पेपर पेंसिल टेस्ट होता है, विच इंडिकेट रादर दैन मेजर व्हाट चिल्ड्रन हैव लर्नड. इस फेज़ में क्या होता है, चिल्ड्रन क्या सीखते हैं उस पर ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज़ कम्पेयर टू कि उनको उनका मेजरमेंट करते हैं. मेजरमेंट हम क्या करते हैं, हम हायर क्लासेस में ज़्यादा मेजरमेंट करते हैं क्योंकि वो मेरे लिए क्या हो जाता है, वो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस हो जाता है. अब 10th के मार्क्स हैं, स्टैंडर्ड 12th के मार्क्स हैं, वो कॉलेज में एडमिशन के लिए काम आते हैं. बट आप केजी में क्या पढ़ रहे हो, अब 5th में क्या पढ़ रहे हो, 6th में क्या कर रहे हो, इनके जो मार्क्स हैं आपके हायर स्टडीज़ में नहीं काम आएंगे. इसमें इन पीरियड में आपने क्या सीखा है वो ज़्यादा काम देगा. सो दैट इज़ व्हाट स्टेटमेंट ए सेज कि has been based almost exclusively on paper and pencil test which indicate what children have learned. बच्चों ने क्या सीखा है ये बताता है rather than measure. उनका मेजरमेंट से ज़्यादा ये बताता है कि बच्चों ने क्या सीखा है. तो ये स्टेटमेंट ए करेक्ट है. Now let's go to the statement B, what it says. Authentic tests do not ask learners to display their skills and behavior in the way they will be displayed outside the classroom in the real world. ऑथेंटिक टेस्ट जो होता है वो लर्नर्स को क्या नहीं बताता कि आपका स्किल्स में कितना डेवलपमेंट हुआ है, आपके बिहेवियर्स में कितना डेवलपमेंट हुआ है. ये बाहर की चीज़ों को नहीं दिखाता है, ये तो गलत है. दिखाता है ना, आपने क्या सीखा है वो आपके बिहेवियर में अपने आप आ जाता है. आप अगर अच्छे से बिहेव नहीं करोगे, आप एटीट्यूड में रहोगे, तो लोग क्या बोलेंगे कि इसने कुछ सीखा ही नहीं है, इसको कुछ सिखाया ही नहीं गया है. तो वो डिस्प्ले होता है ना आउटसाइड वर्ल्ड में. तो यहाँ कह रहा है डू नॉट आस्क लर्नर्स, बट इन एक्चुअली दे आस्क लर्नर्स. सो स्टेटमेंट बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. सो स्टेटमेंट ए मेरा करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. ओनली स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच लेवल ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग. मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल. सी हियर द वर्ड क्या है, कोड क्या है, एक्सप्लोरेटरी. एक्सप्लोरेटरी से क्या होता है, एक्सप्लोर करते हैं. और एक्सप्लोर हम कौन से अंडरस्टैंडिंग में करते हैं, रिफ्लेक्टिव में करते हैं. अंडरस्टैंडिंग में हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज एक्सप्लेनेटरी लेवल. बट एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग किसमें होता है, मेरा रिफ्लेक्टिव लेवल में. सो हेंस फोर्थ ऑप्शन 3 विल बी योर करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर. फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर का इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, मेरे को फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है.
सीक्स गाइडेंस एंड डिमॉन्स्ट्रेशन फ्रॉम टीचर्स, इसमें इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा क्योंकि ये टीचर से डिमॉन्स्ट्रेशन करवा रहा है, उससे गाइडेंस ले रहा है, तो ये नहीं होगा मेरा। देन ए फोकसेस ऑन डिटेल्स ऑफ करिकुलम मटीरियल्स, हाँ जो इंडिपेंडेंट लर्नर होगा वो क्या करेगा, क्या उसका करिकुलर है, क्या सिलेबस है, उस पर वो फोकस करेगा, सो ऑप्शन बी होगा। लाइक्स टू कम्पीट, येस जो इंडिपेंडेंट होगा वो क्या करेगा, कॉम्पिटिटिव होगा, लाइक्स टू कम्पीट। फोर्थ है रिलेट्स कॉन्सेप्ट्स टू पर्सनल एक्सपीरियंसेस, नहीं हर बार पर्सनल एक्सपीरियंस से आप कॉन्सेप्ट को नहीं रिलेट कर सकते हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हुई नहीं हो, तो फिर आप कैसे रिलेट करोगे, तो ये नहीं होगा। देन फिफ्थ है कैन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, बाय लिखा है हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो क्या इंडिपेंडेंट है, तो ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 5, these are your field independent learners, these are the characteristics of field independent learner, तो ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके ओके, सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2, 3 एंड 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 एजर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखते हैं। द टीचिंग सपोर्ट सिस्टम as provided by ICT based gadgets is intended to optimize learning and interest in learning materials। assertion कह रहा है कि जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, जो ICT द्वारा जो सिस्टम, जो सपोर्ट सिस्टम होते हैं वो क्या ऑप्टिमाइज़ करते हैं मेरे लर्निंग को, मैक्सिमाइज़ करते हैं मेरे लर्निंग को और उसके आउटकम्स को, ऑब्वियस से करते हैं। जो ICT बेस्ड जो गैजेट्स होते हैं, जो सिस्टम होता है सपोर्ट सिस्टम, उससे क्या होता है मेरा लर्निंग इन्हांस होता है। सो यस assertion करेक्ट है। रीज़न क्या है, एनी मीनिंगफुल सपोर्ट इन टीचिंग हैज़ टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन ऑगमेंटिंग लर्निंग कंडीशंस एंड आउटकम्स। कोई भी सपोर्ट सिस्टम जो है टीचिंग में वो क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल इन ऑगमेंटिंग। इंस्ट्रूमेंटल क्या हो, मतलब क्या हुआ कि वो हेल्पफुल होता है लर्निंग कंडीशंस में और उसके आउटकम्स में। तो यस ICT के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने लर्निंग को इन्हांस करने की कोशिश करते हैं। सो assertion भी मेरा सही है एंड इट क्लियरली एक्सप्लेन्स, क्योंकि यहाँ पे देखो बिकॉज अगर लगाओ the teaching support system as provided by ICT based gadgets is intended to optimize learning and interest in learning material because any meaningful support in teaching has to be instrumental in augmenting learning conditions and outcomes। so ये इसको clearly explain कर रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट होगा। A and R are true and R correctly explains A। 35 है एट विच लेवल ऑफ टीचिंग द मेन फोकस इज लेड ऑन कैप्चरिंग एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन। यहाँ कैप्चर की बात करी तो कैप्चरिंग हम कब करते हैं, जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो भी हम आइडियाज़ दे रहे हैं या जो भी हम पढ़ा रहे हैं उनको वो कैच करके वो चीज़ पढ़े। तो कैप्चरिंग की बात करिए इसमें, तो दैट इज़ मेमोरी लेवल। 35 का आंसर होगा ऑप्शन 1। $36 है द फॉलोइंग is a list of some basic teaching competencies identified through various researches on teaching, which among them falls in the domain of behavioral competencies। दो तरह के competencies होते हैं, एक होता है behavior और एक होता है personality। ठीक है, इसमें मेरे को फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सा behavior कैटेगरी के अंदर आता है। पहला है सेल्फ एफिकेसी, दूसरा प्लानिंग, थर्ड लोकस ऑफ कंट्रोल, फोर्थ कम्युनिकेटिंग और फिफ्थ है फ्लेक्सिबिलिटी। देखो सेल्फ एफिकेसी क्या होता है कि अंदर से मतलब जो हम अपने लिए जो कर रहे हैं, जो हम अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो एक पर्सनालिटी होता है। तो दैट इज सेल्फ एफिकेसी किस में आएगा, पर्सनालिटी में आएगा। प्लानिंग क्या होता है, हमारे बिहेवियर को शो करता है, हमारे एटीट्यूड को शो करता है कि कितने हम प्लान्ड हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो कितना प्लानफुल होके कर रहे हैं। सो प्लानिंग क्या होगा मेरा, बिहेवियर कॉम्पिटेंसीज में आएगा। थर्ड है लोकस ऑफ कंट्रोल। अगेन लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल देते हैं हम, जैसे आप एग्ज़ाम में आप फेल हो गए, ठीक है, तो यहाँ दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे। पहला होगा वो बोलेगा कि टीचर ने अच्छा पढ़ाया नहीं, एग्ज़ाम एकदम अचानक से हो गया, डेट हम लोग को नहीं पता था, या जो भी किसी तरह का वो भी एग्ज़ाम्पल जो भी दे रहे हैं वो बस एक
हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, किसी भी तरह का वो क्या करेगा, बहाना मार देगा कि हम फेल हुए तो मेरा ये रीज़न था. वॉट ही विल डू, ही विल ट्राई टू गिव यू मोर एंड मोर एक्सक्यूजेस. बट जो सेकेंड पर्सन है, जो सेकेंड है स्टूडेंट, वो क्या करेगा, वो बोलेगा हो सकता है कि मेरी ही गलती हो, हम ठीक से नहीं पढ़े हों. ठीक है, तो दो तरह के स्टूडेंट्स हैं. तो लोकस ऑफ कंट्रोल क्या बताता है कि आप किस टाइप, किस कैटेगरी में आप फॉल करते हो. ठीक है, आपका इंटेंशन क्या है, आप खुद को गलती मान रहे हो उस चीज़ में या आप किसी दूसरों पे थोप रहे हो. सो लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, ये भी मेरा बिहेवियर को, ये भी मेरा पर्सनालिटी को दिखाता है कि मेरा कैसा पर्सनालिटी है. दूसरों पे सिर्फ और सिर्फ ब्लेम डालना, ये मेरा पर्सनालिटी है, ये अपने या ब्लेम जो है वो हम खुद एक्सेप्ट करें कि नहीं ये जो हुआ मेरी वजह से हुआ. तो इसलिए लोकस ऑफ कंट्रोल भी क्या है, पर्सनालिटी कॉम्पिटेंसीज में आता है, उस डोमेन में आता है. फोर्थ है कम्युनिकेटिंग. कम्युनिकेटिंग क्या होगा, बिहेवियर होगा, एटीट्यूड उसमें दिखाता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता इन दोनों में. तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 होगा, प्लानिंग एंड कम्युनिकेटिंग. सो henceforth ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, शैल बी मूव फॉरवर्ड. चलो, यहाँ मैंने लिख दिया है कि बिहेवियर मॉडल में क्या क्या आता है. डायरेक्ट टीचिंग, कम्युनिकेशन, ये सारे बिहेवियर के. पर्सनालिटी में है सेल्फ एस्टीम, अंडरस्टैंडिंग, ये सारा. ठीक है, ये आप देख लेना. नाउ क्वेश्चन 37, दो स्टेटमेंट्स दिया है. पहला है अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट आर डिज़ाइन टू असेस द अपर लिमिट्स ऑफ द एग्जामिनीज नॉलेज एंड एबिलिटी. यस, करेक्ट है. जो अचीवमेंट और एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो क्या असेसमेंट करता है, मेरा अपर लिमिट ऑफ एग्जामिनीज का, उसकी नॉलेज का, उसकी एबिलिटी का, उसकी कैपेबिलिटी का. ऑप्शन बी है ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट आर डिज़ाइन टू मेजर द टिपिकल बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामिनर्स. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, मेरे बिहेवियर को एग्जामिन करता है. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओवर हियर. henceforth ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 38, अगेन असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है. द पर्पस अंडरलाइंग मॉडर्न एंड ICT बेस्ड सपोर्ट सिस्टम इन टीचिंग इज टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स. ये सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा है जो अभी मैंने लास्ट मैंने अभी कराया था 2-3 क्वेश्चन पहले, सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा चेंज है. द पर्पस अंडरलाइंग मॉडर्न एंड ICT बेस्ड सपोर्ट सिस्टम इन टीचिंग इज टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स. हाँ, लर्निंग आउटकम्स को क्या करता है, इन्हांस करता है. रीज़न है एन इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट सिस्टम हैज़ टू बी लिंक्ड विद द इन्हांसमेंट ऑफ लर्निंग कंडीशंस. जो भी इंस्ट्रक्शनल सिस्टम जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे क्या होता है, मेरे कंडीशन, लर्निंग कंडीशन को भी वो क्या करता है, इन्हांस करता है, उससे वो इंटरकनेक्टेड है. सो यस बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को, इसलिए ऑप्शन 1 होगा करेक्ट आंसर. ओके, 39, दो स्टेटमेंट्स दिया है. ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है. नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन लेवल्स इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बिलोंग टू द हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन. स्टेटमेंट बी ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन बिलोंग टू अ हायर लेवल ऑफ अफेक्टिव आउटकम्स. ठीक है, स्टेटमेंट ए गलत है. इसमें कह रहा है नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन, ये 3 क्या हायर लेवल है कॉग्निटिव लर्निंग के? नहीं, ये 3 क्या है, ये 3 लोअर लेवल है, नीचे से स्टार्ट होता है. ठीक है, और स्टेटमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन जो है वो हायर लेवल है अफेक्टिव आउटकम्स का. हाँ, अफेक्टिव आउटकम्स का क्या है, ये ऊपर का लेवल है. ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन जो हम लोग पढ़े थे ना, R² VOC, तो इसमें क्या आता है, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन होता है एंड C फॉर कैरेक्टराइजेशन होता है. सो इसीलिए ये बॉटम से अप की तरफ जाता है, तो इसलिए हायर लेवल क्या होगा मेरा, O और C. सो स्टेटमेंट बी यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4. यहाँ पे ये चार्ट है, आप देख सकते हो. ये ओल्ड वर्जन था कॉग्निटिव का और ये न्यू वर्जन है. नाउ क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स ऑफ लर्निंग. इनमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लर्निंग का. पहला गवर्नमेंट पॉलिसी, सेकंड मोटिवेशन, थर्ड एप्टीट्यूड, फोर्थ इंटरेस्ट एंड फिफ्थ फिजिकल फैसिलिटीज़.
सो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स बोला गया है तो मोटिवेशन होगा, एप्टीट्यूड होगा और आपका इंटरेस्ट होगा. दैट इज़ 2, 3 एंड 4. सो ऑप्शन बी होगा करेक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी से आपके लर्निंग का कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. एंड 5th इज़ फिजिकल फैसिलिटीज़. फिजिकल फैसिलिटीज़ इंपॉर्टेंट है लेकिन इन्फ्लुएंशियल मोस्ट पूछ रहा है, मतलब कौन सा फैक्टर ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है. सो जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखेगा आपको वही ऑप्शन चूज़ करना है. सो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा? मोटिवेशन, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट. ओके. Now question 41. The disability characterized by significant limitations in both intellectual functioning and adaptive behavior as expressed in conceptual, social and practical adaptive skills is known as. जो भी हमारे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो हमारा इंटेलेक्चुअल स्किल है, ये दो जो हमारा बिहेवियर स्किल है, अगर उसमें किसी भी तरह का डिसेबिलिटी आ जाता है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं. सिंपली क्वेश्चन ये कैसा, उस चीज़ की वजह से क्या होगा, मेरा सोशल हैम्पर करेगा, प्रैक्टिकल अडाप्टिव स्किल्स हैम्पर करेंगे. तो उस चीज़ को हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, उस चीज़ का मेरा क्या डेफिनेशन है. सिंपली यहाँ डेफिनेशन पूछ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी कहते हैं और जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी. क्योंकि यहाँ पे बोला गया है सीधे इंटेलेक्चुअल और अडाप्टिव बिहेवियर. सो जो इंटेलिजेंट और जो बिहेवियर से जो मैच करेगा हम उन्हीं ऑप्शंस को लेंगे. आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर क्या होता है, ये मेरा होता है जैसे अगर आप कोई वर्ड्स को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो, आपका प्रोनाउंसिएशन डिसऑर्डर है, तो उसको हम कहते हैं आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर. इंटेलेक्चुअल, क्योंकि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग यहाँ कह रहा है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगा. कॉग्निटिव भी क्या होता है, आपका माइंड से रिलेट करता है, दैट इज़ वाई ऑप्शन 3 भी इसमें कंसिडर करेंगे. एंड 4th है जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी. जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी कब होगा, जब आपका माइंड आपका सपोर्ट नहीं करेगा कि आप क्या सीख रहे हो, आप जो भी लर्न कर रहे हो वो आपका माइंड नहीं कैच कर पाएगा. सो इसलिए जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी भी यहाँ पे होगा. सो 2, 3 एंड 4 दैट इज़ ऑप्शन बी. ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42. द फील्ड ऑफ स्टडी विच यूजेस रोल प्लेइंग, सिमुलेशन एंड सेल्फ इवेल्युएशन एज स्ट्रैटेजीज फॉर एडल्ट लर्नर्स इज नोन एज. सी यहाँ पे कीवर्ड दिया एडल्ट लर्नर्स. तो एडल्ट लर्नर्स हम लोग को पता है क्या होता है, एंड्रोगॉजी में आता है. ठीक है. पेडागॉजी आता है जो बहुत ही छोटे बच्चे जो होते हैं उनको. एंथ्रोपोलॉजी होता है जो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करें. ठीक है. और साइकोलॉजी जो माइंड से रिलेट करता है. सो एडल्ट लर्नर्स यहाँ पे क्या होते हैं, एंड्रोगॉजी. नेक्स्ट है द फील्ड ऑफ स्टडी डीलिंग विथ मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स यूज्ड इन अगेन एडल्ट एजुकेशन की बात करी है तो क्या होगा, एंड्रोगॉजी होगा. ओके. ऑप्शन ए देख लेते हैं, जीरोंटोलॉजी क्या होता है. इट इज़ द स्टडी ऑफ द सोशल, कल्चर, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग. एजिंग से रिलेट करता है ये जीरोंटोलॉजी. क्वेश्चन 44. द गोल ऑफ टीचिंग एज कंपेयर टू ट्रेनिंग इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ. जो टीचिंग का गोल है अगर उसको हम ट्रेनिंग से कंपेयर करेंगे तो किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी वो जगाएगा, दैट इज शेयरिंग एंड केयरिंग लीडिंग टू क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रिफ्लेक्शन. ऑप्शन 2 इसका होगा आंसर. ओके. नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस इज मेनली वन वे. वन वे की बात कही गई है तो काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलिंग में मेरा 2 वे होता है. अगर आप किसी से काउंसलिंग कर रहे हो या आप किसी को काउंसलिंग आप करवा रहे हो तो वो उसमें 2 वे प्रोसेस होता है. सिमिलरली गाइडिंग में भी क्या होता है, 2 वे प्रोसेस होता है. जो बंदा है वो आपको गाइड कर रहा है या आप किसी को गाइड कर रहे हो तो भी 2 वे प्रोसेस हुआ. टीचिंग इज़ ऑल्सो 2 वे प्रोसेस. इसमें इन्फ्लुएंसेस मेनली 1 वे प्रोसेस की बात करिए तो दैट इज़ लर्निंग. लर्निंग क्या, स्टूडेंट्स लर्न, वो सीख रहे हैं, दैट इज़ 2 वे, दैट इज़ 1 वे प्रोसेस. और बाकी तीनों में क्या है, बाकी तीनों में 2 वे प्रोसेस है. टीचिंग डिफर्स फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग इन सो फार एज इट प्रमोट्स. ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है. क्रिटिकल थिंकिंग. टीचिंग
जो है ट्रेनिंग और कंडीशनिंग से क्यों डिफ़र करता है, क्योंकि उसमें क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जाती है टीचिंग में, और ट्रेनिंग और कंडीशनिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। दिस क्वेश्चन हैज़ रिपीटेड मैनी टाइम्स, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट, एट विच लेवल ऑफ टीचिंग प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज़ द हॉलमार्क। अगेन क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रही है। क्रिटिकल थिंकिंग हम किसमें करते हैं, ऑब्वियसली हम रिफ्लेक्टिव लेवल में करते हैं। सो ऑप्शन 4, इसमें मेमोरी लेवल सबको पता है, ठीक है, जो फैक्चुअल चीज़ों पे होता है, जो फैक्ट्स पे होता है, बच्चों को सिखाते हैं, छोटे बच्चों को। अंडरस्टैंडिंग होता है कि उनको हम खुद प्रेजेंट करने का मौका देते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू उनको एक्सप्लेन करते हैं, अंडरस्टैंडिंग। ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल क्या होता है, ये होता है बेसिकली कि बच्चा क्या सीख रहा है इन्वायरमेंट से, जो आसपास के जो इन्वायरमेंट से जो बच्चा सीखता है उसको ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल कहते हैं। सो इनिशियल स्टेज ये है, फिर आता है मेमोरी लेवल, जो छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है, जो प्राइमरी लेवल जो स्कूल्स जो होते हैं वो, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल आता है जो हायर स्टडीज़ जो करते हैं उन बच्चों का। ओके, again 2 statements are given and you have to find the correct answer. Statement 1 says one of the basic principles of the progressive view of teaching is that education should be life itself rather than a preparation for living. Basic principles टीचिंग का क्या कहता है कि जो एजुकेशन है वो लाइफ खुद होना चाहिए, ना कि लिविंग के लिए हम उस चीज़ को पढ़ा रहे हैं, लाइफ को प्रिपेयर करने के लिए नहीं पढ़ा रहे, बल्कि इटसेल्फ वो लाइफ होना चाहिए। सो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, कि आपने जो सीखा है वो सिर्फ पर्टिकुलर टाइम तक सीमित नहीं रहे, वो जनरलाइज कर सको आप उसको आगे तक भी, या बाद में भी आप अगर किसी को पढ़ा रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, तो वो चीज़ क्या हो, आप जनरलाइज कर पाओ, उसको सेम नॉलेज आप इम्पार्ट कर पाओ। सो दैट इज़ व्हाट इट सेज ओवर हियर, कि वो लाइफ होना चाहिए, ना कि प्रिपरेशन फॉर लिविंग। स्टेटमेंट बी, अकॉर्डिंग टू द रिकंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू ऑफ एजुकेशन द न्यू सोशल ऑर्डर मस्ट बी जेन्युइनली डेमोक्रेटिक। यस, अकॉर्डिंग टू रिकंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू ऑफ एजुकेशन क्या कहता है कि जो सोशल ऑर्डर जो है लाइफ का, वो क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, जेन्युइनली डेमोक्रेटिक। तो यस, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, जिसमें सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए कि क्या वो कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कैसे पढ़ाना है, इस चीज़ का फ्रीडम हर एक इंसान को होना चाहिए। ठीक है, तो न्यू सोशल ऑर्डर में ये कहा गया है कि एजुकेशन जो है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। सो बोथ स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन 1 होगा करेक्ट आंसर। Now let's move forward. Question 49. The variability or flexibility of delivering during the presentation of a lesson by a teacher is called. ये आपका की बिहेवियर जो है उसका क्वेश्चन है। 5 तरह के की बिहेवियर्स होते हैं और 5 तरह के हेल्पिंग बिहेवियर्स होते हैं। सो उनमें से एक का क्वेश्चन है कि वेरिएबिलिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ अ लेसन बाय अ टीचर इज कॉल्ड। इसको क्या कहा गया, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी कहा गया, कि जो टीचर है जब वो लेक्चर डिलीवर कर रहा है तो उस टाइम पे उसको वेरिएबल होना चाहिए, मीन्स वेरिएट करना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सो ये किस चीज़ को दर्शाता है, ये इंस्ट्रक्शनल वेराइटी को दर्शाता है। ओके, की और हेल्पिंग बिहेवियर हमने कराया है, अगर आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं। ओके, सो अगेन 2 स्टेटमेंट्स आर ओवर हियर। स्टेटमेंट ए, द एबिलिटी टू फॉर्म एंड यूज सिम्बल्स, सिम्बल्स में वर्ड्स आ गया, जेस्टर्स आ गया, साइंस, इमेजेस एंड सो ऑन आर अकम्प्लिश्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज। स्टेटमेंट बी, अकॉर्डिंग टू पियाजेट pre-operational children do not have a tendency to be egocentric। ये जीन पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ये टॉपिक है। ठीक है, इसमें पियाजेट कौन थे, एक फिलोसोफर थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे, और इनको इसीलिए इनको क्या कहा गया है, इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा गया है, क्योंकि इन्होंने अलग अलग थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। 4 स्टेजेस में डिवाइड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहला सेंसरी मोटर स्टेज होता है, सेकेंड होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज,
थर्ड होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फोर्थ होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो स्टेटमेंट ए कहा गया है कि द एबिलिटी टू फॉर्म एंड यूज सिम्बल्स आर अकम्प्लिश्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो साइंस है, जो वर्ड्स है, वो बच्चा यूज़ कर पाता है? डेफिनेटली कर पाता है, क्योंकि इसी एज में तो हम उसको सिखाते हैं कि आपको क्या, आपका इमेज कैसा है, ठीक है, आपको इस साइन का क्या मतलब होना चाहिए। तो इसमें हम क्या सिखाते हैं बच्चे को? मेंटल प्रोसेस इसमें डेवलपमेंट इसमें होता है, मेंटल प्रोसेस का। स्टेटमेंट बी, अकॉर्डिंग टू पियाजेट प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रेन डू नॉट हैव अ टेंडेंसी टू बी ईगोसेंट्रिक। नहीं, इस स्टेज में क्या होता है, ये बेसिकली 2 से 7 या 8 साल तक का एज होता है इसमें, और इसमें लॉजिक की बहुत कमी होती है। बच्चा लॉजिक नहीं लगा पाता है, वो ये सोचता है कि मैं खुद से कर लूँगा। अगर आप उसको फ़ोन दोगे और फ़ोन सिखाओगे या अब उसको वीडियो गेम कुछ भी दोगे सिखाने का, तो वो सीखेगा नहीं, वो अपने से लेके करने का ट्राई करेगा। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ईगो सेंट्रिक की बात होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेंटल प्रोसेस जो हो रहा है धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। इसीलिए इस स्टेज पे क्या होता है, हमारा ईगो सेंट्रिज्म में आ जाता है कि मैं खुद से ही सब कर लूँगा। सो ये स्टेटमेंट गलत है। दे हैव अ टेंडेंसी टू बी ईगो सेंट्रिक। सो ओनली ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, दैट इज़ ऑप्शन 3। ओके, 50 का क्या होगा? ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। जीन पियाजेट थ्योरी भी मैंने कराई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे हम, सो आप देख सकते हो वीडियो। ओके, ये यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, 2 to 7 ईयर्स तक होता है। इसको प्री चाइल्डहुड स्टेज भी कहते हैं। ईगोसेंट्रिज्म, यहाँ है ना ईगोसेंट्रिज्म आई, यहाँ पे ये डेवलप हो जाता है। इन दिस स्टेज चाइल्ड्स मेंटल प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑपरेशन, यहाँ पे ऑपरेट होता है माइंड आपका। इरिवर्सिबिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे हम जो बच्चे को सिखाएंगे बच्चा वही सीखेगा। अगर हम उसको बोलेंगे सपोज A+B, अगर हम बोलेंगे C है, तो बच्चा A+B C ही सीखेगा, वो B+A = C नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी होती है, वो रिवर्स नहीं कर पाता है चीज़ों को, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट द प्री ऑपरेशनल स्टेज सेज बाय द जीन पियाजेट, डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 51, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस helps a teacher in designing the course material, planning a training program, designing teaching strategies, understanding the subject matter, raising the intelligence level of students। इसमें क्या कह रहा है, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, क्योंकि हमने सीखा है कि 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते, ठीक है। नो 2 चिल्ड्रन आर सिमिलर टू ईच अदर। दोनों में क्या होता है, डिफरेंसेस होता है, हर चीज़ में, स्किल्स में डिफरेंसेस होता है, ठीक है। फिर उन लोग का काम करने के तरीके में डिफरेंसेस होता है, कम्युनिकेशन में डिफरेंसेस होता है, टेक्नोलॉजी यूज़ करने में डिफरेंस होता है, हर चीज़ में 2 बच्चों में डिफरेंस भिन्नता होती है। तो इसमें कह रहा है अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेल्प्स अ टीचर इन। अगर एक टीचर इंडिविजुअल डिफरेंस को समझ जाता है तो वो क्या चीज़ में उसको हेल्पफुल होगा। डिज़ाइनिंग द कोर्स मटेरियल, हाँ इसमें उसको हेल्पफुल होगा, ठीक है, क्योंकि कोर्स मटेरियल जो है वो बच्चे को, अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है पढ़ने में तो उसको उसके ढंग से टीचर पढ़ाएगा, और जो बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है उसको अलग ढंग से पढ़ाएगा। तो यहाँ पे कोर्स मटेरियल क्या होगा, डिज़ाइन करने में उसको हेल्प हो जाएगा। प्लानिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेन कैसे करने हैं बच्चे को हर लेवल पे जाके, वो हेल्पफुल हो जाएगा। यस, नेक्स्ट है डिज़ाइनिंग टीचिंग स्ट्रैटेजीज़, हाँ ये भी होगा कि कैसे किस स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करना है, कौन सा स्ट्रैटेजी किस स्टूडेंट पे यूज़ करना है, ये होगा। तो ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों होंगे। अब 4th देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट मैटर। नहीं, अगर टीचर सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टैंड करके क्या करेगा, उससे तो बच्चों को समझाना है ना, तो वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज़, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करेगा बच्चों को समझाने के लिए। तो ऑप्शन 4 नहीं होगा। रेजिंग द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ स्टूडेंट, ये कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन से। सो ऑप्शन 1, 2, 3 दैट इज ऑप्शन ए, ये होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लर्नर सेंट्रिक टीचिंग मेथड। इन 4 मेथड में से कौन सा लर्नर सेंटर्ड है, ठीक है, लर्नर पे जो फोकस करता है।
डिमॉन्स्ट्रेशन, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, क्वेश्चन आंसर, या फोर्थ है कोऑपरेटिव लर्निंग. सो यस, कोऑपरेटिव लर्निंग है जो कि लर्नर सेंटर्ड है. डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या होगा, टीचर डेमो देगा तो वो टीचर सेंटर्ड हो जाएगा. ड्रिल एंड प्रैक्टिस में क्या होगा, टीचर ही करेगा, उसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों करेगा, इसीलिए दोनों सेंटर्ड होगा, टीचर भी और स्टूडेंट भी. क्वेश्चन आंसर में क्या होगा, टीचर एंड स्टूडेंट दोनों सेंटर्ड, उसमें टीचिंग होगा. बट कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होगा कि आपस में मिलके बच्चे सीख रहे हैं, सो दैट इज लर्नर सेंटर्ड. यहाँ लिखा हुआ है कोऑपरेटिव लर्निंग इज अ लर्नर सेंट्रिक मेथड वेयर एन लर्नर्स ऑफ मिक्स्ड लेवल्स ऑफ एबिलिटी वर्क इन ग्रुप्स टू अचीव अ कॉमन लर्निंग गोल अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर. टीचर के गाइडेंस में बच्चा आपस में मिलके कोऑपरेट होके कोऑर्डिनेशन डेवलप करके सीखता है. सो कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होगा, लर्नर सेंट्रिक. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 54. देखते हैं व्हाट द क्वेश्चन सेज. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स. यहाँ पे हमको एडल्ट लर्नर्स की विशेषताएं पहचाननी है. 5 ऑप्शंस हैं एंड वी हैव टू फाइंड द फीचर्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स. फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल ग्रोथ, सेकेंड इज इंक्रीज्ड फोकस ऑन एक्टिविटीज विद पीयर ग्रुप, थर्ड एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल, फोर्थ एबिलिटी टू एक्ट रैशनली, और फिफ्थ लर्निंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ गाइडेंस एंड कंट्रोल. सी फिजियोलॉजिकल ग्रोथ क्या होता है, जो आपका बॉडी वेट जो बढ़ता है, ठीक है, बॉडी मास, ये सारा जो ग्रोथ होता है, जो प्यूबर्टी एज जो होता है, उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल ग्रोथ. तो एडल्ट का तो पार्ट है लेकिन एडल्ट लर्नर्स का ये पार्ट नहीं है, इसीलिए इसको हम नहीं लेंगे. सेकेंड है इंक्रीज्ड फोकस ऑन एक्टिविटीज़ विद पीयर ग्रुप. जो एक्टिविटीज़, जो आप पीयर ग्रुप क्या होता है, आपके सहसाथी जो आपके साथ काम कर रहे हैं या आपके साथ पढ़ रहे हैं, उनको हम पीयर ग्रुप्स कहते हैं. अगर आप उनके साथ जो एक्टिविटीज़ कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो वो एडोलेसेंस का भी पार्ट होता है, वो छोटे बच्चों भी कर सकते हैं, वो छोटे बच्चे जो हैं, और वो एडल्ट लर्नर्स का भी पार्ट होता है. तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एडल्ट लर्नर्स का ये पार्ट नहीं होता, तो इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे. थर्ड है एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल. येस, दिस इज़ द पार्ट ऑफ एडल्ट लर्नर्स, क्योंकि इसमें एडल्ट लर्नर्स क्या करते हैं, जो सेल्फ कंट्रोल होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल करने के लिए वो लोग उस चीज़ को बार बार एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, ताकि उनका मोटिवेशन, उनके अंदर कंट्रोल पावर बना रहे. ये इसका फीचर होगा. फोर्थ है एबिलिटी टू एक्ट रैशनली. येस, दिस इज़ ऑल्सो द फीचर. एबिलिटी टू एक्ट रैशनली क्या होता है कि रैशनल मतलब क्या होता है, कोई भी बोलते कि ही इज़ अ रैशनल पर्सन. व्हाट डू वी मीन इन दैट केस. रैशनल पर्सन होता है कि वो समझदार व्यक्ति है, वो चीज़ों को समझता है. तो एबिलिटी टू एक्ट रैशनली, कोई चीज़ सोच समझ के करने की जिसमें क्षमता होती है, वो एडल्ट लर्नर्स में होती है. तो इसीलिए ये भी इसका फीचर होगा. तो ऑप्शन 3 एंड 4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ये होगा इसका करेक्ट आंसर. ओके, आगे बढ़ते हैं अब. क्वेश्चन 55, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन. फर्स्ट स्टेटमेंट है अ टीचर शुड एंश्योर दैट लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रोट मेथड. स्टेटमेंट बी, अ टीचर शुड कनेक्ट नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल. यस, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्योंकि स्टेटमेंट ए में क्या कह रहा है कि टीचर को इंश्योर करना चाहिए कि जो एजुकेशन है वो रोट लर्निंग से अलग हट के हो. रोट लर्निंग में क्या होता है, रोट मेथड क्या होता है, मेथड्स ऑफ टीचिंग में हमने पढ़ा है. रोट मेथड होता है जिसमें रट्टा लगवाया जाता है, ठीक है, याद करने के लिए, जिसमें हम एक ही चीज़ बार बार रट्टा लगवाते हैं बच्चों से, जैसे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल. तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है, हमें बच्चों को रट्टा नहीं लगवाना है, रादर देन उन्हें चीज़ों को समझाना है ताकि वो अपने एक्सप्लेनेशन पावर से चीज़ों को डिस्क्राइब कर पाए. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकेंड है अ टीचर शुड कनेक्ट नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल. यस, विद इन सिर्फ स्कूल में ही सीमित नहीं रहना है, हमें स्कूल के बाहर भी लाइफ को, मतलब जो हमने सीखा है, जो हमने समझा है, उसको हम बाहर की लाइफ में भी जनरलाइज करें, बाहर की लाइफ में भी हम उसको ले जाएं. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ही क्या हैं, करेक्ट है. सो दैट्स वाई ऑप्शन A1 विल बी द करेक्ट आंसर. बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56. कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट मेथड्स प्रोवाइड्स फीडबैक that is non-evaluative, occurs before or during instruction and guides teachers in planning and improving instruction.
इसमें हमको असेसमेंट फाइंड आउट करना है कि जो फीडबैक प्रोवाइड करता है, जो नॉन इवैल्यूएटिव है, जो बिफोर और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन में काम आता है, और जो टीचर्स को गाइड करता है ताकि वो प्लान कर पाए और वो इम्प्रूव कर पाए। तो हमने पढ़ा था समेटिव में, हमने क्या पढ़ा था कि ये एंड में होता है, मीन्स जो कोर्स होता है ख़त्म होने के बाद जो इवैल्यूएशन होता है उसको समेटिव कहते हैं। लाइक योर फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स, योर एनुअल एग्ज़ाम्स, योर बोर्ड एग्ज़ाम्स, ये क्या होता है, ये समेटिव का पार्ट होता है। क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया सेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे बोल देते कि आपको 65% आपको लाना है, ठीक है, या 60% लाना है फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए, तो ये क्या है, ये क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया हम सेट कर देते हैं। फॉर्मेटिव क्या होता है मेरा, फॉर्मेटिव होता है जो हम स्टार्टिंग में करते हैं, ठीक है, या हम ड्यूरिंग में करते हैं, जिसमें टीचर को गाइड किया जाता है कि वो इम्प्रूव कर पाए, प्लान कर पाए, ये होता है फॉर्मेटिव। और फोर्थ क्या है, नॉर्म रेफरेंस्ड। नॉर्म में क्या होता है, हम नॉर्म में हम कहते हैं एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हैं, इसमें हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो इसलिए मेरा आंसर जो होगा करेक्ट होगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ओके। क्योंकि इसमें नॉन इवैल्यूएटिव कहा गया तो फॉर्मेटिव क्या होता है, नॉन इवैल्यूएटिव, दैट इज़ वाई फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। और ये जो जितने भी टॉपिक्स इसमें आए हैं, लाइक आपका असेसमेंट हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, फिर टीचिंग मेथड्स हो गया, जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, की बिहेवियर हो गया, हेल्पिंग बिहेवियर, ये सारा हम करा चुके हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा या मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके इन सारे का वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा टॉपिक्स मैंने करा चुका है। चलो अब 57 आते हैं, यहाँ भी दोनों स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। लेट्स फाइंड आउट विच वन इज़ करेक्ट। स्टेटमेंट ए सेज all components of working memory are in place by the age of 4 in a child as a development stage. Statement B, if a child does not continue to pay attention to information, the activation level weakens and finally drops so low that the information cannot be reactivated and it disappears altogether. स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है कि ऑल कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग मेमोरी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं आर इन प्लेस बाय द एज ऑफ 4। 4 साल के अंदर ही अंदर जो भी हमारा मेमोरी पावर है वो मतलब हो जाता है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि हम चीज़ों को रिकॉल कर पाते हैं, ठीक है। अब जैसे जो 4 साल का जो बच्चा है, अगर हम उसको स्टार्टिंग से उसको ए फॉर एप्पल उसको सिखाएंगे तो वो 4th ईयर आते आते वो क्या हो जाएगा, उसको वो चीज़ पता चल जाएगी कि हाँ ए फॉर एप्पल होता है। तो यहाँ पे जितने भी वर्किंग मेमोरी का जो भी हमारा कॉम्पोनेंट्स है वो क्या मतलब एक काम करने लगता है उस टाइम पे उसको पता रहता है कि क्या हमको सिखाया गया है। ऐसा डेवलपमेंट स्टेज, क्योंकि जो 4 साल होता है, 4 साल के बाद वो हमारा डेवलपमेंट स्टेज ही होता है, हम उस टाइम तक भी डेवलप कर रहे होते हैं अपने माइंड को, तो रिकॉलिंग पावर क्या होती है उस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। स्टेटमेंट बी, इफ़ अ चाइल्ड डज नॉट कंटिन्यू टू पे अटेंशन टू इन्फॉर्मेशन, अगर बच्चा किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन पे अगर वो अटेंटिव नहीं होगा तो उसका क्या होगा, उसका जो मेमोरी लेवल है, जो एक्टिवेशन लेवल है वो क्या होगा, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ेगा और फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको कोई भी इन्फॉर्मेशन हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन को वो दोबारा रिकॉल नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर जैसे क्या होता है, सपोज़ आपका ही एग्जाम्पल लो, आप लोग UGC नेट का प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, आप पढ़ते जा रहे हो, आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लिया, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ लिया, फिर कम्युनिकेशन पढ़ लिया, करते करते आपने सारे 10 यूनिट्स आपने पढ़ लिए, ठीक है। और उसके बाद आपने 10 यूनिट्स पढ़ने के बाद आपने छोड़ दिया, एंड व्हेन द एग्ज़ाम कम्स एंड यू हैव बीन अपीयर्ड फॉर दैट एग्ज़ाम, तो क्या होगा, आपको क्या लगता है रिज़ल्ट क्या होगा, कुछ ना कुछ रिज़ल्ट में कमी आएगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा तो सारा है बट उसको रिवाइज़ नहीं किया। सो पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है रिवीजन। तो हम अगर चीज़ों को बार बार रिकॉल करते हैं, रिवाइज़ करते हैं, तो मेरे माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट है तो हमको पता है कि उसका 4 स्टेज है, तो हमने जहाँ भी पढ़ा है या वो इमेज देखी है तो मेरे माइंड में वो डेवलप अपने आप आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको रिवाइज़ किया है। तो सिमिलरली बच्चों के साथ भी क्या होता है कि उनको पढ़ाने से ज़्यादा रिकॉल कराना पड़ता है।
अगर उनको रिकॉल नहीं कराएंगे तो उनका जो मेमोरी लेवल है वो धीरे धीरे वीक होने लगेगा, एंड एट द सेम टाइम वीक होगा तो जो भी इन्फॉर्मेशन उनको मिली है वो इन्फॉर्मेशन वो रिएक्टिवेट नहीं कर पाएंगे. सो दैट्स व्हाट इट सेज इन द स्टेटमेंट बी कि जो भी है उनको वीकन नहीं होना है. अगर वो वीक पड़ जाएंगे, उसका मेमोरी लेवल वीक हो जाएगा तो फिर वो रिएक्टिवेट नहीं कर पाएंगे. सो इस वजह से बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऑप्शन 1. Question 58. As students mature, the study of social issues at the community, state, national and international levels can be made available to them. Which model is designed for this purpose? इसमें सिर्फ डेफिनेशन सीधे पूछा गया है एक तरह से कि अगर जब स्टूडेंट्स मैच्योर होते हैं, मैच्योर लेवल पे आ जाते हैं, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें से उन्हें इश्यूज से उन्हें प्रोवाइड कराया जाता है. जैसे कम्युनिटी हो गया, ठीक है, स्टेट हो गया, नेशनल, इंटरनेशनल, बहुत सारे इश्यूज चलते रहते तो उनसे उनको अवगत कराया जाता है. ठीक है, तो विच मॉडल इज़ डिज़ाइन फॉर दिस पर्पज़? तो इन सारी चीज़ों के लिए कौन सा मॉडल डिज़ाइन किया गया है? दैट इज़ ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी. एक नया टर्म है, इसका और डिटेल आप देखना गूगल करके. ठीक है, ये इस मोड को डेवलप किया जाता है फॉर द स्टडी ऑफ सोशल इश्यूज एट द वेरियस लेवल. यहाँ की पॉइंट्स कुछ कुछ लिखा है. ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल इज़ बेस्ड ऑन अ मॉडल ऑफ सोसाइटी इन विच पीपल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. ये ऐसा मॉडल है सोसाइटी का जिसमें जो पर्सन होते हैं सोसाइटी में, उनके पास अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होता है और उन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए वो लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव देखते हैं. ठीक है, जैसे परसेप्शन होता है, हर इंसान का अलग अलग परसेप्शन होता है. ठीक है, जिस परसेप्शन से हम चीज़ों को देख रहे हैं ज़रूरी नहीं कि आप भी उसी परसेप्शन से चीज़ों को देखें. सो आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है. दिस स्ट्रैटेजी एम्स टू हेल्प स्टूडेंट्स रीलर्न, अनलर्न देयर व्यू पॉइंट्स ऑन सिग्निफिकेंट लीगल, एथिकल, सोशल एंड एजुकेशनल इशूज़. बढ़ते हैं नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. कॉग्निटिव डोमेन फॉर बिहेवियर्स ऑब्जेक्टिव कंप्राइजेस विच ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स? ठीक है, इसमें कॉग्निटिव डोमेन में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वो बताना है. इवैल्यूएशन, वैल्यूइंग, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसिशन, नॉलेज. सो इवैल्यूएशन आता है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, नॉलेज आता है. तो ये 3 पार्ट है कॉग्निटिव डोमेन का, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ. दैट इज ऑप्शन डी. लास्ट क्वेश्चन. हु प्रपोज्ड थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग? मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग एक थ्योरी है. इनको किन्होंने दिया था? इनको दिया था लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया था, आई गेस सो. लेट मी सी द आंसर. नो, डेविड, दिस वन इज द आंसर. ओके, डेविड उसुबेल, इन्होंने इस थ्योरी को दिया था, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग. दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय हिम, डेविड उसुबेल. ओके, सो दिस वॉज योर लास्ट क्वेश्चन. आज हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं पार्ट सेकेंड, और इसके पहले के जो 30 क्वेश्चंस थे वो पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया था. तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा एंड इस वीडियो को भी लगा लीजिएगा अपने एंड से. और इसकी PDF टेलीग्राम पे मैं दे दूँगी. सो जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, आई रिक्वेस्ट देम टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटिंग टू अदर्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.